आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जनमंथन। जनमंथन में चर्चा हम करते हैं मुद्दों की, समाज की, जो कम्युनिटी की कनेक्ट करते हैं, कल्चरल की, खेल की और उससे जुड़ी संस्थाओं की, जो बताते हैं कि हमारे नोएडा, ग्रेट नोएडा में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं और आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान किस तरीके से होते हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीरी माइग्रेंट वेलफेयर एसोसिएशन के गौतम बुद्ध नगर के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक अशोक मनवटी जी, जो बताएंगे कि कैसे कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से 1990 से नोएडा में आकर, ग्रेट नोएडा में आकर अपने को स्थापित किया और कैसे वो आज भी अपनी कला से, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मैं अपने स्टूडियो में अशोक मनवटी जी का स्वागत करता हूं। मनवटी जी नमस्कार। नमस्कार सभी कार्यक्रम सुनने वालों, दर्शकों को नमस्कार, हमारा हार्दिक नमस्कार। मैं नोएडा लोकमंच रेडियो का भी आभारी हूं, क्योंकि आप लोगों ने हमें एक समय दिया अपना शब्द कुछ कहने के, अपना आभार व्यक्त करने के नोएडा वासियों के प्रति। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। 1990 में, जनवरी 1990 में जब हम विस्थापित कश्मीर से हुए, तो जनवरी में ही कुछ परिवार हम नोएडा में आए थे, जनवरी 1990 में, और मार्च तक करीब 70-72 परिवार हम नोएडा में आए थे। और उस समय जो है, उस समय के जो सामाजिक संस्थाओं से जो लोग यहाँ जुड़े हुए थे, विशेषकर आपके डॉक्टर महेश शर्मा थे, नवाब सिंह नागर जी थे, और वो प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा जी थे, उनका स्वर्गवास भी हो गया कुछ साल पहले, और सुनील चौधरी जो सपा के हैं, उनके पिताजी भी थे, और उनके साथ मास्टर जी भी थे, संभवतः आपके पिताजी भी थे। तो ये जो जितने भी गणमान्य लोग उस समय के थे नोएडा के, इन्होंने हमारी बड़ी मदद की। मदद इस प्रकार की कि जितने भी, चूंकि हमारा सारा समाज पढ़ा लिखा था, तो जब हम यहाँ आए, देखिए आने की हालत तो ऐसी थी कि दूसरा कपड़ा लोगों के पास नहीं था पहनने को। जी। जो कपड़े पहने थे, ज्यादा से ज्यादा एक आधा कपड़ा और था, एक आधा बर्तन साथ था, यही स्थिति थी। लेकिन उन लोगों ने जो है हम लोगों की मदद की, इस प्रकार मदद की कि पढ़े लिखे होने के नाते, चूंकि यहाँ इंडस्ट्री थी, तो इंडस्ट्री में जिसका जहाँ इन्फ्लुएंस था उसको नौकरी दिलवाई, चाहे 1000 की, 1500 की, 2000 की, जैसी भी था। उसके बाद जो है लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी काबिलियत के ऊपर मेहनत करके जो आज जहां भी पहुंचे हैं उस हिसाब से पहुंचे। लेकिन उस समय जो उन्होंने मदद की, कहीं पे एक एग्जिट देने का, कहीं पे एक स्पेस देने का कि हम अपने आप को एक पैरों पे खड़ा कर सके, इतना ही नहीं, उस समय कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने कपड़े भी दिए, कुछ बिस्तर वगैरह भी दिए, कुछ बर्तन भी दिए, तो उस समय जो भी उन्होंने कार्यक्रम किए, तो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। इनफैक्ट हम, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी जिसके लिए हम उसको रिकॉर्ड पे रखना चाह रहे थे। जी। अच्छा, एक बताइए, गौतम बुद्ध नगर में कुल कितने परिवार रहते हैं और कैसे पुनर्वास हुआ? आज की डेट में करीब 3000 परिवार हैं, यानी कि कम से कम 15000 लोग केवल डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में है। उनमें से विशेषतर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोग रहते हैं। और जो है अब अपने अपने व्यवसायों से लोग जुड़े हुए हैं। कुछ इंडस्ट्री है, कोई रिटेल का काम है, कोई होलसेल का काम है, किसी का ट्रेनिंग का काम है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई स्कूल भी यहाँ 2-3 हमारे लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं। उनमें से मेन एक विश्व भारती स्कूल है, प्लस छोटे एक आधे स्कूल और हैं, प्लस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो, और ट्यूशन इंस्टीट्यूट वगैरह हैं। ये सब लोगों ने चला। इंडस्ट्री भी हम लोगों ने, कई लोगों ने खड़ी की है, और अच्छी सक्सेसफुल इंडस्ट्री इन्होंने खड़ी की है। शूज बनाने का है, कास्टिंग का है, फैब्रिकेशन का है, और क्या कहते हैं, इसका भी है, कारपेट्स का है, और आपका कपड़े का भी है। तो हर प्रकार के जितने भी समाज में जितनी भी चीजें होती हैं, उन सभी में किसी न किसी प्रकार आज कश्मीरी पंडित समाज योगदान दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा ही हर स्टेट पे, हर स्टेज पे कश्मीरी पंडितों को नोएडा के जो निवासी हैं उनसे बहुत प्यार मिला है, जिससे आगे चलना, आगे जाना उनके लिए संभव हो गया।
दो बातें मैं जरूर पूछूंगा। एक तो आप कोई ऐसा किस्सा बताएं जब आप कश्मीर में थे, कश्मीर के उन दिनों की याद करते हुए, और कैसे कश्मीर से नोएडा तक पहुंचे, वो जो परिस्थिति उस समय पैदा हुई थी, तो वो जो घटना रही होगी जिसकी वजह से आप लोगों को आना पड़ा, तो कोई ऐसा कश्मीर का, एक तो कश्मीर की खूबसूरती उस समय जो आपने देखी होगी वो, और जब आप नोएडा तक आए वो बीच का वो सफर थोड़ा हमारा शेयर करें। देखिए, ऐसा मैं निजी तौर से जो मेरा है, हमारे अंकल थे, हमारे पिताजी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, तो वहां उस टाइम नहीं थे, उनकी ट्रांसफर बाहर थी, लेकिन हम वहीं थे कश्मीर। हमारा परिवार वही था, मैं था, भाई था, सिस्टर वगैरह थी, सब वही थे। तो हमारे जो एक अंकल थे, उनका वो हॉस्पिटल में काम करते थे और केमिस्ट शॉप भी चलाते थे। तो एक दिन हमारे घर के बाहर, एक ही मकान में रहते थे, घर उनके बाहर केमिस्ट का शॉप चलाते थे, तो केमिस्ट शॉप पे और घर के बाहर नोटिस लग गया जी, यहाँ से निकल जाओ, खाली कर दो। अच्छा। तो परिस्थिति ऐसी थी कि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, क्योंकि कई और लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी उस टाइम नेता थे, हम तो छोटे थे, नेता लोग जो थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि भाई इस टाइम परिस्थिति ऐसी कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अच्छा। तो यही कारण है कि सब लोग जो डिसाइड किया भाई यहां से निकलना है। क्योंकि जहां 10 लोग हों, वहां 10,000 लोग आपके घेर लें, तो आप किससे लड़ेंगे? वो तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब कई लोग कहते हैं कि आपने लड़ा नहीं, लेकिन 10 लोग और 10,000 लोगों के साथ आप नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। वहां एक ही रास्ता है, या कुछ ले जाओगे, और कोई रास्ता नहीं। तो इन द रिजल्ट हम दूसरे दिन फिर सुबह गाड़ी करके अर्ली मॉर्निंग हम वहां से निकल गए। हमारे पिताजी जम्मू में थे उस टाइम, तो सीधे हम जम्मू आ गए। उनका सरकारी क्वार्टर भी था, तो क्वार्टर में आ गए। हम जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, मेरी सिस्टर की थे, उनका परिवार था, और भी थे हमारे, और फूफा वगैरह थे, सब जाके वहीं क्वार्टर में रहने लगे सरकारी। मतलब 4 फैमिली हम 3 कमरों में रहने लगे। अच्छा 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 अच्छा, बड़ी स्थिति। जब तक इधर उधर हम तुरंत तो कुछ मिल नहीं सकते। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हमारे फूफा जी थे, वो भी हेल्थ में ही थे, लैब टेक्नीशियन थे। तो जब तक उन्होंने कुछ किया, उनकी मिसेज थी, वो टीचर थी। एनीवे, जब तक उन्होंने कुछ व्यवस्था, यही कहानी सबकी है। हाँ, ठीक। ऐसी ही कहानी सबकी है। हाँ। अब ये तो हम फर्स्ट हैंड सॉरी। तो हम 4 परिवार जो हैं, 3 कमरों के, जो पिताजी का हमारा फ्लैट था, उनको सरकारी वो मिला था, क्वार्टर मिला था, 4 परिवार जो है उसमें रहने लगे। और करीब करीब 2 साल जो है उसी में रहते थे। और एक ही किचन में कैसे समन्वय से बिठा के 4 परिवार खाना बनाते थे। किसी को ये नहीं लगता था कि उनका कोई गेस्ट आया, इनका कोई गेस्ट आया, एकदम बिल्कुल सामान्य। अच्छा। जैसे एक ही परिवार था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं अपना ही नहीं कहूंगा, ये बेसिकली कश्मीरी हर संस्कृति है। हाँ, ये एक संस्कृति है हमारी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं बाहर आ गया। मैं अब जम्मू में, चूंकि मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता था, मैं बाहर आ गया। मैंने कहा वहां तो कुछ है नहीं। अब मेरा एक फ्रेंड था नोएडा में, तो मैं उसके पास 1-2 रात के लिए आ गया। तो मुझे नोएडा बेटर लगा, क्योंकि 1990 का नोएडा और आज का नोएडा, यार बेसिक स्ट्रक्चर तो है। सड़कें वो खुली थी, ग्रीनरी थी, सीवेज वगैरह सिस्टम था, हॉस्पिटल का था, स्कूलों का था। तो मैंने यहाँ फिर नौकरी की। साल भर मैंने यहाँ नौकरी की। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। इसी प्रकार जो है हमारे भाई भी, वो भी आ गए। हमारे जो बहनोई जी थे, उनका एडजस्टमेंट जम्मू में हो गया। हमारी सिस्टर थी, उनको वो भी वहीं पे रह गई, उनका भी एडजस्टमेंट जम्मू में हो गया। लेकिन हम प्राइवेट, चूंकि तो हमें एडजस्टमेंट का तो मतलब ही नहीं था, हम इधर आ गए। तो तब से मैं तो 1990 से जो है, 1990 एंड से नोएडा में। तो अब कश्मीर से जब निकले, जनवरी का महीना बहुत ठंडा महीना होता है, बर्फ होती है, दाएं बाएं सब बर्फ ही बर्फ थी। क्या एनीवे, सुबह सवेरे निकल के जो है सीधे जम्मू पहुंच गए, अपने पिताजी के कमरे पे वहां। अब कश्मीर की याद जो है, वो तो ऐसा है ना कि वो ऐसा एक स्पर्श है, ऐसी एक खुशबू है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब जैसे हम बचपन में थे, मेरा ननिहाल था
गांव में था। हम तो शहर में खुद रहते, लेकिन वो गांव में था। गांव में इतने खेत खलियान थे, नदियां बहती थी, सामने नदी बहती थी, उनके घर के सामने नदी बहती थी। चल इतना आनंद होता था। चिनार के पेड़ के सामने हम शाम को बैठते थे, तो इतना एक सुहाना लगता था। वो तो एक सपना सा हो गया है। और चारों ओर बर्फीली पहाड़ियां थी, वो तो बिल्कुल एक सपना सा होता। अब कब हम जा सकते कुछ कह नहीं सकते। और इन 30 सालों में मैं भी एक ही दफा गया हूं, मेरे परिवार के लोग और नहीं जा पाए, केवल मैं गया था, वही खीर भवानी गया था मैं, 2 रात के लिए खीर भवानी वापस आ गया। तो 30 सालों में जब जो बच्चे 1990 के बाद पैदा हुए, तो वो तो वहाँ की संस्कृति, कश्मीर की संस्कृति से थोड़ा दूर है, तो उनको जोड़ने के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, जोड़ने के लिए जो है हमारी जितनी भी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, जम्मू में है, एनसीआर में है या नोएडा में है, जी, ये सब जो हमारी संस्कृत कार्यक्रम वहाँ हुआ करते थे, उन बच्चों को, आज के बच्चों को या अपने परिवारों को उससे जोड़ने की लगातार मुसलसल कोशिश होती रही है। और जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं होते हैं, जैसे अभी मैं बताऊं, सबसे महान पर्व हमारे यहाँ शिवरात्रि है। ये शिवरात्रि की ये जो 13 दिन होते हैं, प्रतिपाद से लेके 13वीं 14वीं अमावस्या तक, ये 15 दिन हमारे लिए सबसे पवित्र दिन है। अच्छा, इस संदर्भ में जो कल है अष्टमी, होरा अष्टमी इसको बोलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे। अब देखिए, कल हम कश्मीरी जो हमारा सांस्कृतिक केंद्र है, हमने सांस्कृतिक केंद्र के लिए जो नोएडा ली है जमीन, जो वहां हमने बनाया, अभी संस्था भी बनाई है, बिल्डिंग भी बनाई है, तो कल वहां भजन कार्यक्रम रहेगा और कार्यक्रम रहेंगे। जो जितनी भी परिवार यहाँ नोएडा को कोशिश करेंगे वो सारे आ जाए। और तब से ही, शुरू से ही, 30 साल से ही हमारे यहाँ जो है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो हर पूर्णमासी को 24 घंटे का हवन होता है। अच्छा। जिसमें सारे शाकाहार होते हैं। गणेश जी का होता है, विष्णु का होता है, शिव का होता है, माँ का होता है, सारे ही होते हैं। सूर्य साकार होते हैं, और इसमें लगभग 22 घंटे लगते हैं। हर पूर्णमासी को होता है, और विदाउट ब्रेक। केवल कोविड में 6 महीने हम नहीं कर पाए, बाकी ये 30 साल में विदाउट ब्रेक हुआ है। जो ये हमारे विष्णु साहब करते हैं, और जब वो आए थे सेक्टर 25 में आए थे, वो उन्होंने सेक्टर 25 का जो मंदिर तो बाद में बना, मंदिर तो बहुत बाद में बना वहां 25 में, तो उसके बगल में ही उनको जो स्पेस था पीछे, वहां करते थे। वहां से जब हमारा जब सेंटर बना आज से 10-11 साल पहले सेक्टर 34 में, तब से अब कंटिन्यूसली वहां हो रहा है। केवल कोविड के वो 6 महीने में नहीं कर पाए, बाकी तब से मुसलसल कंटिन्यूसली हो रहा है। अच्छा। उसमें भी जो है परिवार जुड़ते हैं। अब हो गया दिवाली, हो गया होली, हो गया जैसे शिवरात्रि का मिलन हो गया, ऐसे ही जितने भी हमारे कार्यक्रम, या अभी आने वाला है मई एंड में आएगा खीर भवानी का मेला आएगा, उस समय जितने भी परिवार ये हमारे कार्यक्रम होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सारे पर आते हैं लोग, वो सारे आए, उसमें अपने को पार्टिसिपेट करें, तो उसे घर का सा माहौल लगता है, कश्मीर सा माहौल लगता है। प्लस जो आपने बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि बच्चे उसके साथ जुड़े रहते हैं। क्योंकि देखिए, भारत, पूरे भारतवर्ष की एक पहचान वो है एक संस्कृति। बिल्कुल, वही एक संस्कृति है जो हमें भिन्न बनाती है और देशों से और समाजों से। और उसी एक विशेष संस्कृति के कारण ही हमारी जो 10,000 20,000 साल से हम निरंतर हमारी संस्कृति चली आ रही है। और यहाँ तक तो कहते हैं कि हमारी ये अभी जो आपका इधर क्या है, मेरठ के आगे जो भी उन्होंने खोद के निकाला, वो कहते हैं वो 20,000 साल से पुराने अवशेष वहां मिले हैं। हस्तिनापुर वाले वो कहते हैं हो सकता उससे पहले की भी है। तो लगभग या अभी द्वारका में जो 2-3 साल पहले उन्होंने निकाला समुद्र के नीचे से, तो उससे कहते हैं कि हमारी संस्कृति 50,000 साल से भी पुरानी हो सकती है। तो हमारी हालांकि भाषाएं भिन्न हैं, वेशभूषाएं भिन्न है, लेकिन संस्कृति हमारी एक ही है, मंत्र एक है। बिल्कुल। उनके उच्चारण में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पूरा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, कच्छ से लेके कामाख्या तक, बिल्कुल सब एक ही तार से जुड़े हुए हैं। यही विशेषता है हमारी। बिल्कुल। और इसी संस्कृति को आगे इसको संयोजने के लिए ही हमारा प्रयास निरंतर है और होना भी चाहिए, ताकि ये जो हमारी विशेष पहचान है, जिससे हमें जो कहते हैं ना, एक जीवन के साथ, जीवन के संघर्षों के साथ लड़ने की क्षमता जो है वो बनी रहे। अब देखिए, हमारे देश के लोग हैं,
विश्व में फैले हुए हैं बिल्कुल। और उन्होंने एक अपनी विशेष पहचान बनाई हुई। क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। वो केवल वो संस्कृति अपने साथ ले बिल्कुल गए। बिल्कुल बिल्कुल अपना जो काम है उसके साथ डेडिकेटेडली करो, डिलिजेंटली करो, किसी दूसरे से कोई बेमतलब की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसी कारण आज नासा में देखो, किसी में गूगल में देखो, भारतीय छाए हुए भारतीय वर्ष के लोग छाए हुए हैं। बिल्कुल 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 क्योंकि वो अब पूरी निष्ठा से काम करते हैं। तो आपके यहाँ जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में रहते हैं लोग, उन परिवारों में कुछ ऐसे बच्चे भी निकले होंगे सामने यहाँ रहते हुए ही कि उन्होंने अपना नाम परिवार का, अपने समाज का, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है और कई क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े होंगे ऐसे बच्चे। हमारे यहाँ से जो लड़के निकले, मैं नोएडा की विशेष की बात करता हूँ। जी जी। सेक्टर 36 में एक फिजिसिस्ट हैं जो अभी चांद पे गया था ना, हमारा 3-4 साल पहले मार्स पे जो हमारा गया था, उन्होंने काफी काम किया था उस पे। और ऐसे ही 2-4 लोग हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर में काफी नाम कमाए, चाहे बाहर हो या देश में। इंजीनियरिंग में कई लोग हैं जिन्होंने काम कमाया, वो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं आज, चाहे वो सुपरटेक हो, चाहे आपका क्या कहते हैं अंसल्स वाले हो, यूनिटेक वाले हो, अपनी लाइन में वो काफी पोस्ट में पहुंच गए हैं। साइंटिस्ट लोग, जैसे मैं बता दूं, मेरा बेटा साइंटिस्ट है, उन्होंने एक विशेष काम किया है। भारतवर्ष में पहला ऐसा शोध हुआ है जिसमें लेबोरेटरी में चिकन मीट को बनाते हैं। अच्छा। हाँ, ये केवल अभी तक इजराइल में हुआ है और यहाँ भारतवर्ष में उन्होंने किया है। अच्छा। उसके लिए पेटेंट में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है अभी तो। अच्छा, लैब में तैयार हो रही है? लैब में तैयार हो गया, ये जब मार्केट में आएगा। ये बिन है अभी आजकल क्या है, क्या मांसाहारी है शाकाहारी है? मांसाहारी है शाकाहारी है? वो मांसाहारी होगा। अच्छा। उसमें क्या है, मैं यही कहने जा रहा था, किसी पशु को नहीं काटेंगे? नहीं, उसमें पशु को नहीं। वो क्या है कि आजकल एक तो लैब ग्रोन मीट में कहते हैं कि उसमें लेकिन शाकाहारी आता है, वो सोयाबीन वगैरह का बना होता है। थोड़ा वो टेस्टर्स ऐसे डालते हैं कि वो लगता है मांसाहारी, मांस है। लेकिन जो ये चीज है वो चिकन के सेल से निकाल के, उसका सेल निकाल के, कोशिका निकाल के लैब में ग्रो किया है। अच्छा। मीट लैब में है तो मांसाहारी, लेकिन किसी जीव को मार के नहीं बना है। वाह, समझिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो उस पर काम कर रहा है। उसने अभी पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, उसको FDI भी उसको आ गई है उसके लिए। अभी काम है, अभी खैर मार्केट में आने में थोड़ा 2-4 महीने लग सकते हैं। ठीक बात। तो ऐसे ही कई लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत अच्छी जानकारी आपने कश्मीरी समाज से जुड़े अपने उन परिवारों की दी, 3000 की, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में पिछले 30 साल से रह रहे हैं और सामाजिक रूप से उन्होंने अपने बल पर आगे बढ़े हैं और किस तरह से नोएडा के स्थानीय निवासियों ने सहयोग करके कश्मीरी नागरिकों को, जो कश्मीर से आए थे विस्थापित होकर पंडित, उन सबको गले लगाया और एक भारतीय संस्कृति की एक मिसाल पेश की। ये आपने आज बड़ी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनवटी जी। आपके लिए हेल्थ केयर में भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजय गंजू जी, कैलाश हॉस्पिटल में हैं, या और भी हैं हेल्थ केयर से कई लोग जुड़े हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है। तो इस तरह हमारे जो और कार्यक्रमों में इस तरह जनमंथन हम करते रहेंगे और विभिन्न समाज से जुड़े लोगों को बुलाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं हम आपके, आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।